तो अब समझते हैं कोशिका के भाग। इतना तो हमने पढ़ लिया कि कोशिका क्या होता है, कोशिका की क्या काम है। अब समझते हैं कोशिका के भाग। तो पार्ट्स ऑफ सेल, तो पहले कोशिका को कई भागों में बांटा गया। कोशिका के अंदर ना बहुत सारे हैं पार्ट। कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, भित्ति तो खैर पादप में पाया जाता है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद आपका जीव द्रव्य है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, अंतर प्रद्रव्य जालिका है, उसके बाद आपका राइबोसोम है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, रसधानियां है, केंद्रक है। ये सब किसके अंदर पाया जाता है? ये कोशिका के अंदर। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कोशिका के भाग क्या है। कुल 12 भाग होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला समझते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली होती क्या है? तो कोशिका झिल्ली क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये कोशिका है, तो कोशिका की ये बाहरी परत जो जिससे कोशिका ढकी हुई रहती है चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो इसको समझते हैं। तो अत्यंत पतली, पारदर्शक एवं लचीली झिल्ली होती है। क्या होती है कोशिका झिल्ली? जो बाहर से एक पतली, क्या होती है? पतली, लचीली एवं पारदर्शक क्या होती है? झिल्ली होती है। उसके बाद इस कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, दूसरा नाम। उसके बाद कोशिका जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड या वसा एवं प्रोटीन से। वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? वसा और प्रोटीन से। उसके बाद कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली है जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। और उससे आगे अर्धपारगम झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम मतलब क्या? जो अंदर बाहर जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, अगर कोई चीज आता है और अंदर बाहर आसानी से आ जा सकता है, अर्धपारगम में झिल्ली होता है। उसके बाद ये कोशिका झिल्ली आकृति और आकार प्रदान करता है। क्या करता है? आकृति और आकार प्रदान करता है। और आवश्यक पदार्थों का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? अनावश्यक पदार्थों का बाहर निकालना क्या कहता है? एक्सोसाइटोसिस। क्या कहता है? कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। तो हमने समझा कोशिका झिल्ली का क्या क्या काम है और कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो पहला ये क्या होती है? अत्यंत पतली एवं पारदर्शक एवं लचीली झिल्ली होती है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहा जाता है, दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद ये किससे बनी होती है? तो वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। ये किसमें पाई जाती है? तो जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। ये कैसी झिल्ली होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह आकृति और आकार प्रदान करती है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। अब उससे आगे दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या होता है? कोशिका भित्ति, जो कि केवल किसमें पाया जाता है? पादप में ही पाया जाता है। मानव में या जीव जंतु में ये नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। तो समझते हैं कोशिका भित्ति को। तो यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? यह सेलुलोज का बना होता है। और उसके बाद यह केवल किसमें पाया जाता है? पादप में। किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। पेड़ पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करती है? पेड़ पौधे को सुरक्षा भी देती है। जैसे अब समझते हैं, जो कोशिका भित्ति अमूमन किससे बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन कुछ ऐसे जैसे जीवाणु होते हैं जिसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु क्या है? एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन के। कहीं कहीं काइरिन भी लिखा मिलेगा। तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कायरिन। तो हमने समझा कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो केवल पादप में पाई जाती है। अब उसे आगे समझते हैं जीव द्रव। अब जीव द्रव क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव की खोज पहले समझते हैं, किसने खोज की है? तो पुरनकिंजे। कौन किए थे? पुरनकिंजे। जीव द्रव की खोज कौन किए थे? पुरनकिंजे। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। यह जीव द्रव होता है जो तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ। इसको जीवन का आधार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवन का आधार। जीव द्रव को क्या कहा जाता है? जीवन का आधार भी कहा जाता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव में होती है। किसमें? जीव द्रव में ही सभी जैविक क्रियाएं होती है।
80% जीव द्रव का 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव में 80% भाग क्या होता है? जल होता है। यह दो प्रकार का होता है। जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कोशिका द्रव, दूसरा होता है केंद्रक द्रव। अब कोशिका द्रव क्या होता है और केंद्रक द्रव क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो ये भरा हुआ भाग है, ये क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव। और कोशिका के बीचों बीच एक केंद्र होता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक और केंद्रक में जो द्रव भरा जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव या केंद्रक द्रव कहा जाता है। तो हमने समझा कि जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कोशिका द्रव जो कोशिका और केंद्रक के बीच में रहता है, और एक होता है केंद्रक द्रव जिसमें केंद्रक और केंद्रक में भरा होता है, वो क्या होता है? केंद्रक द्रव। अब उससे आगे समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए? तो अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए? अल्टमैन। या माइटोकॉन्ड्रिया है स्वतंत्र रूप से कोशिका में गमन करते, इधर से उधर घूमते रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी रहती है? स्वतंत्र रूप से इधर से उधर घूमते रहती है, तैरते रहती है। क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। फलस्वरूप क्या बनाता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। क्रेब्स चक्र के कारण क्या करता है? वो एटीपी के रूप में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक, उससे आगे समझते हैं कोशिका को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहता है? ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का क्या होता है? पावर हाउस कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब उससे आगे समझते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? तो इसकी सबसे पहले इसकी खोज कौन किए? तो कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडी पड़ा है। तो कैमिलो गोल्जी क्या किए? तो कोशिका की गोल्जी बॉडी की खोज किए। यह कैसी होती है? तो यह दोहरी झिल्ली का कोशिकांग होता है। कैसी होती है? यह दोहरी झिल्ली का कोशिकांग होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। मतलब क्या? यातायात में सहायक, इधर से उधर ले जाना, हर जगह ले जाना। क्या है इसका काम है? तो पदार्थों का परिवहन करना। अब समझते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रदव्य जालिका क्या होता है? यह क्या करता है? यह आंतरिक सहायता करता है। यह कोशिका में क्या करता है? आंतरिक सहायता करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। अंतःप्रदव्य जालिका को क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, एक होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। क्या होता है अंतःद्रव्य जालिका में? चिकनी में तो ये इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। जबकि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका में राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। और राइबोसोम कण के कारण ही वह क्या होती है? खुरदुरी रहती है। ठीक, तो इसका